सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विस्तारक योजना के प्रदेश सह संयोजक, और जिनके पास अभी एक बड़ा दायित्व था, राष्ट्रीय प्रशिक्षण के प्रदेश सह संयोजक और आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर जो है छात्र जीवन से ही शुरू करा था। ऐसे हमारे बागेश्वर के जिला न्यायालय के अधिवक्ता भी हैं कुंदन परिहार जी। उनसे हम जानेंगे कि वर्तमान जो चुनाव था उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी कुमाऊं की, और प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी थी। किस तरह का प्रदर्शन रहा है और उसके कितने मायने, वो राजनीतिक मायने उसके निकालेंगे, उससे बातचीत करेंगे। और कुंदन परिहार जी के बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूं कि आप छात्र राजनीति में भी रहे हैं, उसके बाद क्षेत्र पंचायत के सदस्य रहे हैं, और उसके बाद जिला पंचायत के सदस्य भी रहे हैं। हालांकि आपने नगर पालिका और ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव लड़ा है, जिन 2 चुनाव में उनको सफलता नहीं मिली। तो हम उनसे जानेंगे कि भाई साहब, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत साधुवाद पांडे जी, आपने हमें बुलाया है और आज बहुत अच्छा शुभ अवसर है। सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक पर्व फूलदेई तथा सारे देश भर में जो हमारा रंगों का पर्व है होली, उसकी आपको तथा आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जी सर, आपको अभी एक बड़ा दायित्व मिला था पार्टी में, आपको चुनाव अभियान का उसका सह संयोजक बनाया गया था, और अभी आपके नेतृत्व में जो है एक प्रचंड जीत मिली है, ओबल और उत्तराखंड में कहें, फिर कुमाऊं में आपका कहें, तो कैसे आप इस जीत को देखते हैं सर, क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारी विस्तारक योजना है, विस्तारक योजना एक भारतीय जनता पार्टी का अभिनव प्रयोग है, और जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं तो इस प्रकार की विस्तारक योजना पार्टी तैयार करती है, और प्रत्येक विधानसभा में एक विस्तारक पूर्णकालिक के रूप में भेजा जाता है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि पार्टी ने मुझे इस प्रदेश का सह संयोजक विस्तारक योजना का दायित्व दिया, और हमारे सभी विस्तारकों ने बहुत ही बखूबी उसमें अपनी भूमिका निभाई, और इस जीत का एक बहुत बड़ा कारण हमारे विस्तारक भी इसमें रहे। जी अच्छा, आपको क्या लगता है सर, आपको बड़ी जीत मिली है, क्या मुद्दे ऐसे प्रभावी रहे होंगे जिसने आपकी जनता को प्रभावित किया होगा और भाजपा को इतनी बड़ी जीत मिली? क्या मुद्दे रहे होंगे, क्या समझते हैं? देखिए, जहाँ तक आपका मुद्दे का विषय है, मुद्दे विपक्ष के पास कोई नहीं थे। जहाँ तक हमारी पार्टी का प्रश्न है, एक तो हमारी डबल इंजन की सरकार, जो हमारे केंद्र ने यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर बजट दिया, और उसके अतिरिक्त जैसे कर्णप्रयाग तक हमारी रेल लाइन आ रही है, और कोविड काल में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। आयुष्मान योजना है, जो हमारी केंद्र की बहुत सारी योजना है, वो योजना, और उसके अतिरिक्त जो इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है वो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसको धरातल तक पहुंचाने का बहुत अच्छा काम किया है, और उसी के कारण से ये प्रचंड विजय हमको प्राप्त हुई। जी अच्छा, एक विपक्ष लगातार महंगाई है, बेरोजगारी है, लगातार आपके द्वारा 3 सीएम बदले गए, इस पर भी उस मुद्दे को उठाता रहा, और पलायन है, स्थायी राजधानी का मुद्दा था। तो आपको लगता है कि ये जो आपने जो मुद्दे बताए, जो आपके मुद्दे हैं, वो मुद्दे इन मुद्दों में दब गए हैं? नहीं, दबे नहीं हैं। विपक्ष ने जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, ये देखिए कि अभी लगभग 2 साल तक पूरा कोविड का पीरियड रहा, और उससे सारे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं चरमराई, और भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। लेकिन फिर भी जिस गति से एक काम किया, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो एक काबिले तारीफ़ है। जो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष अपना कोई काम उनका है नहीं, और अगर विपक्ष के मुद्दे होते तो शायद वो कुछ कर पाती। और अब हमें बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, क्योंकि परिणाम सबके सामने है, और परिणाम जब सबके सामने है तो फिर इसमें अधिक कहने की कोई आवश्यकता है नहीं। जैसे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम कहें, पलायन एक विभीषिका तो है ही उत्तराखंड की, और महंगाई है, बेरोजगारी, ये मुद्दे तो हैं ही हैं। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में सरकार इस पर काम करेगी, प्रदेश सरकार कहें या केंद्र सरकार कहें? निश्चित रूप से। हमने पिछले बार भी एक शुरुआत की थी। अब हम एक दिन में प्लान नहीं रोक सकते हैं, इसके लिए एक लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और लंबी प्लानिंग करने के साथ साथ एक मजबूत योजनाएं बनानी पड़ेंगी। उसके आधार पर हम किसी न किसी प्रकार को प्लान को रोक पाएंगे। प्लान क्यों हो रहा है, इसकी मूल में जाना पड़ेगा। हमें शिक्षा के कारण प्लान हो रहा है, हमें रोजगार के कारण प्लान हो रहा है, या हमें किसी अन्य कारण से प्लान हो रहा है। तो इन सब विषयों की विस्तृत मूल में जाकर के एक विस्तृत प्लानिंग बनाने की जो आवश्यकता है, उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। एक प्लान आयोग बनाया, एक शुरुआत हुई, लेकिन अभी परिणाम आने उसके बाकी हैं।
अच्छा, यूपी में भी जब रैलियां हो रही थी, प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को माना था वहाँ पर कि जो आवारा जानवर या छुट्टे जानवरों की समस्या है उस पर हम 10 तारीख के बाद हम काम करेंगे। और उसी संदर्भ में उत्तराखंड की भी एक समस्या है, यहाँ पर बंदर हैं, आवारा जानवर हैं और ये जंगली सुअर हैं, इससे किसान बड़ा प्रभावित है। तो क्या कहेंगे कि यहाँ भी इस तरह का कुछ प्रयोग किया जा सकता है? निश्चित रूप से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि हमारे स्थानीय विधायक श्रीमान चंदन राम दास जी, उन्होंने भी ये विषय सदन में उठाया था और सरकार बंदरबाड़े बनाने का सरकार इसमें चिंतन कर रही है और सरकार इसके लिए एक ठोस योजना बनाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ये समस्या है, हम इससे नकार नहीं रहे हैं। जो आज पर्वतीय क्षेत्र में विशेषकर जो बंदरों की है, सुअरों की है, ये समस्या है। सरकार इसके लिए निश्चित रूप से एक योजना बनाएगी और इसका निराकरण होगा। अच्छा कुंदन जी, एक आरोप भाजपा पर ये भी लगता है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो राजनीति को या चुनाव प्रबंधन को आप इतना बड़ा एक इवेंट बना देते हैं, तो उसमें होता क्या है कि चकाचौंध में जो है स्थानीय छोटे छोटे मुद्दे जो हैं वो दब जाते हैं। तो क्या कहेंगे, ऐसा आप पर एक आरोप विपक्ष भी लगाता है? देखिए, जहाँ तक विपक्ष का प्रश्न है, विपक्ष इस चुनाव को केवल एक दिन का समझता है। जैसे आचार संहिता लगी और चुनाव होने तक विपक्ष इसको केवल इतना ही समय के लिए मानता है। हमारा ऐसा मानना नहीं है। देखिए, जब कोई दो अपरिचित व्यक्ति मिलते हैं तो उनका परिचय होता है और जब उनका परिचय बढ़ता है तो उसमें फिर विश्वास उत्पन्न होता है और जब विश्वास की बहुत ज़्यादा गहनता होती है तो वो नया रूप लेता है, उसको कहते हैं श्रद्धा। और जब श्रद्धा की प्रकाष्ठा होती है उसको कहते हैं निष्ठा। जो जनता का, जो जनमानस का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी पर जो निष्ठा देखने को मिली और इस निष्ठा के कारण ही आप 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ आई है। तो इसलिए ये कहना कि विपक्ष इसको केवल एक दिन का चुनाव मानती है, हमारे लिए हर दिन चुनाव है, हर दिन चुनौती है, उसको स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के साथ साथ ही ऐसे ही परिणाम तभी आते हैं। अच्छा, एक जब आपको 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी एक बयान दिया कि ये 2024 की झलक है, तो क्या आप भी मानते हैं कि 2024 अब आपके लिए बहुत आसान होने वाला है? देखिए, मैंने कहा कि हमारे लिए हर दिन चुनाव है, हर दिन चुनौती है और कहीं ना कहीं इसका असर तो पड़ता ही है। जब एक राज्य में बहुमत के साथ सरकार बनती है तो उसका असर नीचे तक पहुंचता है और फिर लोकसभा के चुनाव बहुत दूर नहीं है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी विजय के साथ आगे बढ़ी है, दोबारा सरकार बनाई है और तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं लोकसभा में हमको मिलेगा, दिखेगा और इसका बहुत बड़ा व्यापक असर भी लोकसभा में होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी। अच्छा कुंदन जी, जब आपने नगर पालिका का चुनाव लड़ा था उस वक्त जो है आप चुनाव हार गए थे, लेकिन आपने हाईकमान को कुछ ऐसे नाम सुझाए थे कि आपने आरोप लगाया था कि भितरघात हुआ है, लेकिन किसी पर शायद कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या आपको लगता है कि एक इससे निराशा होती है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी? देखिए, उस समय जो चुनाव हुआ है, जो मैंने उस समय बातें की थी वो तब की बातें हैं। मेरा एक स्वभाव रहा है, मैं किसी बात पर चिपक करके नहीं रहता हूँ, मैं उससे आगे बढ़ने में विश्वास करता हूँ और मैं उससे बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। अब पिछले 2 साल 3 साल की बात, इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पर मैं बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। हमारी अभी सरकार बनी है, हमने जो जनता ने हमें जनादेश दिया है, हमारे ऊपर एक उत्तरदायित्व है, हम उस उत्तरदायित्व की पूर्ति कैसे करें इस पर चिंतन करने की हमको आवश्यकता है और उस पर हम कर भी रहे हैं। जी, आप पार्टी में एक अच्छे पद पर हैं, प्रभावशाली पद पर हैं और बीच में ही बताया जा रहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले कई ऐसे लोग थे जो पार्टी से बाहर थे, वो आना चाह रहे थे, तो आप पर ये आरोप लगा कि आप उनको रोक रहे हैं वहाँ आने से। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, किसी को रोकना नहीं रोकना, ये किसी व्यक्ति की शामिल करना ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है। ये तो सामूहिक निर्णय पार्टी में होता है और पार्टी ने एक निर्णय लिया कि करना है नहीं करना है। और चूँकि मैं बहुत लंबे समय तक, लगभग 6 माह तक मैं यहाँ से बाहर था और हल्द्वानी मेरा केंद्र था, तो वहाँ की पूरी कुमाऊँ की जो गतिविधियाँ थी चुनाव के संदर्भ में, उसका संचालन का जिम्मा मुझे था। ये बहुत ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं कि कौन शामिल होना चाह रहा था, कौन नहीं होना चाह रहा था, क्योंकि मेरा काम जो था बूथ स्तर का काम था। मेरा फोकस पूरा बूथ में था कि कैसे हम बूथों की संरचना को ठीक करें, कैसे हम अपने पन्ना प्रमुख बनाएं, कैसे पन्ना प्रमुखों का हम सम्मेलन करें, कैसे हम शक्ति केंद्र को, एक शक्ति का जो केंद्र है उसको एक शक्ति के रूप में स्थापित करें, उसको शक्ति प्रदान करें। इन सब में मेरा फोकस था। बाकी
जो लेना नहीं लेना ये पार्टी का सामूहिक निर्णय होता है, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा कुंदन जी, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक सवाल आपसे ये जानना चाह रहा था कि यहाँ जो है तीसरी शक्ति के तौर पर एक आम आदमी पार्टी भी उभर रही है, हालांकि अभी अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं उसका, तो आप क्या मानते हैं कि थर्ड फ्रंट के रूप में क्या आम आदमी पार्टी यहाँ आ सकती है, या जैसे तरह से उन्होंने अभी पंजाब में प्रदर्शन किया है, तो क्या आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर थर्ड फ्रंट के रूप में आएगी, ये मैं समझता हूँ नहीं कि वो आ सकती है। मुझे लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई वजूद है, और दूर दूर तक भी आगे भविष्य में भी मुझे उत्तराखंड में कम से कम, क्योंकि उत्तराखंड की जो देवभूमि की जनता है वो बहुत राष्ट्रवादी जनता है, तो वो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर स्वीकार नहीं करेगी। जिस तरह से उन्होंने गारंटियाँ दी, फ्री बिजली या रोज़गार की गारंटियाँ दी, तो ऐसा लगता नहीं कि जनता उससे प्रभावित हो जाएगी? ये तो जनता ने दिखा दिया है कितना प्रभाव जनता के ऊपर पड़ा। जनता ने उन्हें पूरी तरह से उत्तराखंड में नकार दिया है, इसलिए उनका फ्री जो योजना थी उसका कोई प्रभाव नहीं है। जी अच्छा, आपने पार्टी के लिए एक शानदार वर्क किया है जिसका परिणाम भी सबके सामने है, तो आप अपने लिए, अब सरकार भी आ गई है, आप अपने लिए क्या अपेक्षा रखते हैं कि कोई बड़ा दायित्व, बड़ा जिम्मेदारी, या कोई राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री स्तर का कोई पद? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात पांडे जी ये है कि जो मेरा एक मन का पसंदीदा विषय है वो है संगठन का काम करना। पार्टी मुझे विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में चुनाव के लिए भेजती है, और मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी एक सीखने की प्रवृत्ति है। मैं हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखता हूँ, तो उन क्षेत्रों में जाता हूँ, वहाँ की भौगोलिक जानकारियाँ मुझे होती है, वहाँ की संस्कृति से परिचित होता है, अनेक लोगों से परिचय होता है। तो पार्टी ने मुझे बहुत अच्छा काम दिया है और मैं इसी काम को करना चाहता हूँ, और पार्टी के लिए कितना अपना उपयोग कर सकूँ मैं उस दिशा में सोचता हूँ। पार्टी मेरा उपयोग कहाँ पर करे, क्या करे, ये पार्टी का विषय है। मैंने अपने आप को पार्टी में पूर्ण रूप से समर्पित किया है, और पार्टी ने मुझे जो वर्तमान में काम दिया है वो बहुत अच्छा काम दिया है, मेरे दृष्टिकोण से श्रेष्ठ कार्य दिया है। बाकी पार्टी जैसा उपयोग करे मैं उसको करने को तैयार हूँ। थैंक यू सर, आपने हमसे बातचीत के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी ओर से भी आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद पांडे जी, आपको भी सपरिवार होली की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो आप थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता कुंदन परिहार जी, जिन्होंने अभी बड़ी जीत अपनी पार्टी को दिलाई है और सत्ता में भाजपा की वापसी कराई है। एक ऐतिहासिक एक मैंडेट उनको मिला है। उनका स्पष्ट मानना है कि ऐसी पार्टी के प्रति उनकी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं है। पार्टी को जब लगेगा उनका उपयोग करना चाहेगी, वो सदा पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।